Hello everyone, this is GRV Online Nursing Coaching Portal. So now we are going to discuss about the public health nursing, and the topic of discussion is epidemiology of non-communicable diseases. In the last lecture we have discussed about the two diseases, right, which are non-communicable, that is CHD, and today we are going to discuss about the new topics, and the topic of the discussion is, the first one is stroke. क्लियर। तो स्ट्रोक जो है उसको हम एपोप्लेक्सी का नाम भी देते हैं। तो सेकेंड नेम ऑफ स्ट्रोक क्या है हमारा? एपोप्लेक्सी। तो मेजरली जो हमारा स्ट्रोक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन टिश्यूज को एप्रोप्रिएट अमाउंट में, ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाती, तब जो कंडीशन अकर होती है उसको क्या नाम देते हैं हम? स्ट्रोक का। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। क्लियर। इसको और किसका नाम दिया जाता है? सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। So as the name indicates, cerebrovascular accident, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे दो सिस्टम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। सेरिब्रो मीन्स ब्रेन, क्लियर। वास्कुलर कौन सा आ जाएगा? हमारा सर्कुलेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारी वेसल्स इन्वॉल्व है। अब स्ट्रोक में मेनली क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है हमारे ब्रेन को, वो प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती, रीच आउट नहीं होती। क्लियर। तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया? हमारा ब्रेन। और ब्रेन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? हमारे वास्कुलर सिस्टम की वजह से, सर्कुलेटिंग सिस्टम की वजह से। दैट्स व्हाई इट हैज गिवन द नेम ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम। So let's clear out the definition of the stroke or cerebrovascular accident or apoplexy. Stroke is defined as a condition, ये क्या है? वो condition है in which a part of brain is unable to get proper blood supply, which leads to the deficiency of nutrients and oxygen to brain tissues. क्लियर। तो इसमें मेजरली क्या है? स्ट्रोक क्या है? इट इज अ कंडीशन, ये वो कंडीशन है इन विच अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज अनएबल टू गेट प्रॉपर ब्लड सप्लाई, जिसमें हमारे जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। पार्ट ऑफ ब्रेन इज अनएबल टू गेट प्रॉपर ब्लड सप्लाई, हमारा ब्रेन प्रॉपर सप्लाई को, प्रॉपर ब्लड को कंज्यूम नहीं कर पाता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे ब्रेन टिश्यूज हैं वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब एज वी ऑल नो दैट ब्लड इज द मेन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज, ठीक है। जो हमारे टिश्यूज को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, वो किससे प्रोवाइड होती है? हमारे ब्लड फ्लो से, ठीक है। ब्लड खुद क्या है? ऑक्सीजन लेके जाता है, कैरियर है जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा हमारे बाकी के बॉडी टिश्यूज को, हमारी मसल्स को। क्लियर। बट स्ट्रोक में क्या होगा कि अगर इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी हमारे ब्रेन तक, तो जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज हैं वो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक। क्लियर। नेक्स्ट,
हमारी कॉमन डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द WHO कि WHO ने कम्युनिटी में जो स्ट्रॉ की डेफिनेशन दी है वो क्या है। So according to WHO, stroke is defined as rapidly developed clinical signs of, according to WHO, stroke is defined as rapidly developed clinical signs of focal disturbed cerebral functions, focal disturbed cerebral functions lasting for more than 24 hours and may lead to death with no apparent sign or cause other than vascular origin। ठीक है, तो इसमें मेनली WHO ने क्या बोला कि स्ट्रोक क्या है, एक क्लिनिकल साइन है। ठीक है, उसने क्या बोला कि ये एक डिजीज कंडीशन नहीं है, ये जस्ट क्या है, क्लिनिकल साइन है जिसमें हमारा जो सेरिब्रल फंक्शन है, हमारा ब्रेन फंक्शन है, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, जिसकी टाइमिंग क्या होगी, 24 आवर्स से ज़्यादा, कि एक दिन से ज़्यादा, 24 आवर्स से ज़्यादा जब हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर दे, फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाए, एंड मे लीड टू डेथ, जिसको बोलते हैं ब्रेन डेड। ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा अगर एक क्या है, क्लिनिकल साइन है जिसमें हमारा ब्रेन 24 आवर्स से ज़्यादा काम करना बंद कर देता है, विद नो एपरेंट कॉज मतलब कोई स्पेसिफिक कारण के बिना। ठीक है, कोई उसका जो कारण है वो नजर नहीं आता, विद अदर देन द वस्कुलर ओरिजिन, सिर्फ एक कारण होता है उसका, कौन सा, वस्कुलर ओरिजिन, इसके विदाउट कोई दूसरा कारण नजर नहीं आएगा। वस्कुलर ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो वेसल्स है हमारी, ठीक है, उनके कॉजेस के बिना हमारा जो ब्रेन है वो किसी और कॉज के लिए काम करना बंद नहीं करता। इन शॉर्ट अगर हमने क्लेमन लैंग्वेज में बोले तो क्या है कि अगर ब्रेन को जो ब्लड है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो WHO ने भी क्या बोला कि एक डिजीज कंडीशन नहीं है, ये जस्ट क्या है, क्लिनिकल साइन है किसका, कि हमारी ब्रेन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग का, जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, और इसका जो कारण है वो सिर्फ क्या है, वस्कुलर ओरिजिन से ही डेवलप होगा, ना कि किसी दूसरे फैक्टर से। क्लियर। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। स्ट्रोक के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। So next is risk factors of stroke.
अब कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं स्ट्रोक के लिए? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है ना कि जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले। अगर कहीं थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन है, एम्बोलाई फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, जो ब्लड सप्लाई है हमारे इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको पर्टिकुलर उसके जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक नहीं रीच होने देते, ठीक है। या फिर क्या होगा कि सर्टन जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस है, ठीक है, इंफार्क्शन है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, ठीक है, या कार्डिक डायलिटेशन हो रही है, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जो क्या करेंगी कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाने देंगी, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारी हाइपरटेंशन, क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा? थ्रोम्बस और एम्बोलाई फॉर्मेशन, ठीक है, जिनको जनरली हम किसका नाम देते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन का। जब हमारे वेसल्स में क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाएं तो क्या करेंगे, हमारी ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो किसमें आएगा? हमारे थ्रोम्बस और एम्बोलाई फॉर्मेशन में, ठीक है। बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द थ्रोम्बस एंड द एम्बोलाई। थ्रोम्बस क्या होगा? एक जैसे हमारी वेसल है, ठीक है, तो थ्रोम्बस का जो साइज होगा वो क्या होगा? एनलार्ज होगा, क्लियर, और ये स्टेडी रहेगा, मतलब ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता, इमूवेबल होता है, ठीक है। बट जब ब्लड का प्रेशर इसको फोर्स करेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, जब ब्लड अपना फ्लो आगे कंटिन्यू रखने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो यही जो थ्रोम्बस है वो क्या हो जाएगा? पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको किसका नाम देते हैं हम? एम्बोलाई का, ठीक है, एम्बोलस का। थ्रोम्बस क्या है? लार्ज है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल रहेगा, मैक्रोक्लॉट फैक्टर रहेगा हमारा, ठीक है, जो स्टेडी होगा, इमूवेबल होगा। बट व्हेन ब्लड पुट प्रेशर ऑन इट टू कंटिन्यू इट्स फ्लो, तो जो थ्रोम्बस है हमारा वो सब डिवाइड हो जाएगा इनटू द लिटिल पार्ट्स, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स विच इज नोन एज एम्बोलाई। और ये जो एम्बोलाई है वो क्या होंगे? मूव हो सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। तो विद द फ्लो ऑफ ब्लड ये एम्बोलस भी क्या कर जाएंगे? रिवॉल्व करना, सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सर्कुलेशन के साथ जाते जाते ये क्या कर सकते हैं, जो हमारी ब्रेन का पार्ट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती। तो थ्रोम्बस और एम्बोलाई फॉर्मेशन भी क्या करेंगे? जो स्ट्रोक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? कार्डियक अबनॉर्मैलिटीज। ये कार्डियक अबनॉर्मैलिटीज हैं, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, अगर हमारे ब्लड में जो लिपिड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, ठीक है, अगर ज्यादा ओबीस पर्सन है तो उसकी वजह से भी क्या होगा? अथीरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन राइज हो सकती है, जो लिपिड्स है वो हमारी वेसल्स में कमलेट हो सकते हैं, और अगर लिपिड्स कमलेट होना शुरू हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड जो फ्लो जो है उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्मोकिंग। अगर कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, निकोटीन है, उसकी वजह से भी क्या होगा? जो ब्रेन की हमारी ब्लड डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है वो अपने टारगेट पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, क्लियर। तो ये क्या है हमारे रिस्क फैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दीज रिस्क फैक्टर्स एक और रिस्क फैक्टर आता है हमारे, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ठीक है,
इसका क्या मतलब होता है, इसको हम मिनी स्ट्रोक का नाम भी देते हैं, मिनी स्ट्रोक। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि स्ट्रोक के ही क्लिनिकल फीचर्स अपेयर होंगे, बट ये क्या होगा कि स्ट्रोक को के डेवलप होने से पहले वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स भी सिमिलर होंगे, बट इसका टाइम पीरियड क्या होगा, विद फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट ये भी क्या है, एक सीरियस कंडीशन है। ठीक है, अगर किसी को मिनी स्ट्रोक अटैक आता है, ठीक है, कंटिन्यूशन में, तो उसकी वजह से भी क्या है, जो एक्चुअल का हमारा स्ट्रोक है, हाई रिस्क स्ट्रोक है, वो डेवलप हो सकता है। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक क्या है, मिनी स्ट्रोक है, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि स्ट्रोक के ही क्लिनिकल फीचर्स अपेयर होंगे, बट फर्क इसमें आएगा हमारे टाइम पीरियड में। ठीक है, कि जो टाइम पीरियड है इसमें क्या रहेगा, फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। ठीक है, वो 24 आवर्स तक या उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या आएगा, वे ऑफ लिविंग। ठीक है, जिसमें क्या आ सकता है, हमारी रूटीन हैबिट्स कैसी हैं, राइट, हमारी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, हम लिपिड्स डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, फैटी डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो डाइटरी हैबिट्स भी किसमें आ जाएगी, हमारे लाइफस्टाइल में। क्लियर। नेक्स्ट आएगा पर्सनल हैबिट्स में क्या आ जाएगा, अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है, ठीक है, या फिर कोई ज़्यादा टोबैको कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा स्मोक कर रहा है, क्रॉनिक अल्कोहलर है, ठीक है, तो वो सारी किस्में हैबिट्स आ जाएंगी हमारे लाइफस्टाइल में। तो ये सारे क्या है, वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो एग्रावेट कर सकते हैं कंडीशन को, जिनकी वजह से जो स्ट्रोक है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आ गया क्लिनिकल फीचर्स, कि स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। अब ब्रेन क्या करता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करेगा। हमारा जो थर्स्ट सेंटर है, ठीक है, वो भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट। हंगर, थर्स्ट, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है, हमारे जितने भी न्यूरॉन्स के एक्शन आते हैं, नर्व्स के मैसेज जाते हैं, तो इन सबको मेंटेन करने का काम किसका है, ब्रेन का। ठीक है, तो अगर ब्रेन में ही एडिक्वेट सप्लाई नहीं होगी ब्लड की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी की हर एक जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारा सबसे पहले क्या आ सकता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ऑल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, जो सेंसेशन है वो ऑल्टर्ड होगा। ड्राउजीनेस, ठीक है, उसकी वजह से अब क्या होगा, अगर सेंसेशन ऑल्टर्ड है, ठीक है, हमारे ब्रेन का फंक्शन ऑल्टर हुआ है, तो जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाएगी। सो देयर इज अ लॉस ऑफ बैलेंस। ठीक है, वॉमिटिंग, पैरालिसिस, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, ब्रेन को, तो क्या होगा, जो नर्व्स है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, इनको प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, पैरालिसिस कॉज हो सकता है। ठीक है, सो क्या है, मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं स्ट्रोक के। ठीक है, ऑल्टर्ड सेंसेशन का आएगा, ड्राउजीनेस होगा, लॉस ऑफ बैलेंस, वॉमिटिंग, पैरालिसिस होगा, वीकनेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग जगह पे जो स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम है वो चलाए गए थे। ठीक है, तो स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम में क्या था कि इसमें मेनली कम्युनिटी पीपल जो थे उनको इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है, ताकि इनको मतलब इफेक्टिव हम जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बता सकें कि वो कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, ठीक है, ये जो क्रिटिकल कंडीशन अराइज हो रही है इनको प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम।
स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम। तो स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम में मेनली किनको इन्वॉल्व किया था? कम्युनिटी पीपल को। ठीक है, कम्युनिटी पीपल को क्यों इन्वॉल्व किया गया? क्योंकि अब जो मेजर कंडीशंस है वो तो वहीं से अराइज होंगी। ठीक है, जहाँ पे पब्लिक रहती है, ठीक है, जहाँ पे उनका रेजिडेंशियल एरिया है, तो अगर उनको हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, अगर उनको हम टीच करेंगे, ठीक है, तो उनके जरिए भी क्या हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल कुछ एक्सटेंड तक हम मॉडिफाई करके इम्प्रूव करके ये जो सीरियस कंडीशन है इसको डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया था कि मेन जो कम्युनिटी के लोग थे उनको एजुकेशन दी गई थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देम जो हमारे मेडिकल मेंबर्स हैं, ठीक है, मेडिकल पर्सोनल हैं, उनको एजुकेशन दी गई थी कि अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसके लिए कैसे इनको डील करना है, ठीक है, कौन से इनको ड्रग्स प्रोवाइड करने हैं, कौन से मेथड यूज करने हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ किसमें इन्वॉल्व किया गया था? स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम में, ताकि हम स्ट्रोक को क्या कर सकें? प्रिवेंट कर सकें। तो इसमें क्या था? सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी पीपल हैं, उनकी क्या की गई थी? इन्वॉल्वमेंट की गई थी। ठीक है, किसमें? प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, रोल प्लेस को मैनेज किया गया था, हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट की गई थी। किसके लिए? ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है उनको मॉडिफाई कर सके। ठीक है, उनको इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करके, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए उनको प्रेरणा दी जा सके। ठीक है, उनको एनकरेज किया जा सके। अब ये जो हेल्थ एजुकेशन थी, ठीक है, ये किस चीज के रिलेटेड दी गई थी? सबसे पहले इनका डाइटरी पैटर्न। ठीक है, कि ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है, ठीक है, प्रोटीन्स को कंज्यूम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करना है, डायरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं। ठीक है, ताकि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट हो सके। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या किया, बताया था उनको कि इम्पोर्टेंस क्या है एक्सरसाइज की, मॉर्निंग वॉक की। ठीक है, कैसे वो एक्सरसाइज करके अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल कर सकते हैं, जो मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, और इस चीज़ का क्या बेनिफिट है। ठीक है, वो जिसमें उनको एजुकेट किया गया था हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। एलिमिनेशन ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, कि जो स्मोक करने की हैबिट है उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम। ठीक है, उनको थेरेपीज बताई गई थी, उनको ये बताया गया था कि स्मोक करने से क्या क्या रिस्क फैक्टर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, किस डिजीज कंडीशन के वो प्रोन टू हो सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इस कंडीशन को क्या कर सकें? रोक सकें। तो इसलिए उन्होंने किसके बारे में उनको बताया था? एलिमिनेटिंग ऑफ स्मोकिंग, कि निकोटीन जो उसमें प्रेजेंट होता है उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से आ सकते हैं, केमिकल चेंजेस कौन से आ सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने किसके बारे में एजुकेट किया था? स्ट्रोक रिस्क के बारे में, प्लस उनकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है, प्लस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, जब तक आप बीमारी के बारे में नहीं बताओगे, ठीक है, तब तक जो सीरियसनेस है वो अराइव नहीं होगी, अचीव नहीं होगी। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रोक है उसकी हर एक चीज़ को क्लियर किया, उसके कौन से रिस्क हैं, किन की वजह से वो हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, स्ट्रोक की वजह से आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, कौन से चेंजेस आ सकते हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। क्लियर? तो ये सारा जिसमें अचीव किया गया था हेल्थ एजुकेशन में, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन मस्ट थी ताकि हम स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छे से अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्या था? ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी मेडिकल पर्सोनल को। ठीक है, ट्रेनिंग टू मेडिकल पर्सोनल। मेडिकल पर्सोनल को ट्रेनिंग क्यों दी गई? ताकि वो स्ट्रोक के पेशेंट को अच्छे तरीके से डील कर सकें। ठीक है, करेक्ट वे में जो हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकें, जो
थेराप्यूटिक मोडालिटीज है वो और ज़्यादा इम्प्रूव वे में प्रोवाइड हो, ठीक है, ताकि हम जो स्ट्रोक से राइज होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं, उनको किसी तरीके से मैनेज कर सकें। क्लियर? तो इसका मेन मतलब मकसद क्या था स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम का, कि हम क्या कर सके, नॉलेज को इम्पार्ट कर सके, इम्पार्ट नॉलेज टू पब्लिक, ठीक है, कि हम पब्लिक में, लोगों में नॉलेज को बांट सके, इम्पार्ट कर सके। क्लियर हो गया? तो ये क्या था हमारा स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज आई थी? इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी पीपल, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग डाइटरी पैटर्न, हेल्थी लाइफस्टाइल, एलिमिनेशन ऑफ स्मोकिंग, stroke risk, clinical features and complications, further training to medical personnel in order to deal the patient of stroke, to prevent the further complications and to promote the early rehabilitation, and then the last one is impartment of knowledge to the public. Next हमारा आएगा कैंसर। कैंसर, कैंसर में मेनली क्या है, अब कैंसर होता क्या है, ठीक है, मतलब डेडली डिजीज है, ठीक है, जिसमें रिकवरी पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये जो कैंसर है ये किसके रिलेटेड है? हमारे बॉडी के सेल्स के, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंडीशन राइज होती है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स है अगर वो अपनी एब्नॉर्मल ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दे, ठीक है, उनका एब्नॉर्मल जो नंबर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसमें से क्या होगा, टॉक्सिक्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कैंसर में मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आता है कि जो सेल्स की ग्रोथ हो रही है, जो उसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, वो इजीली जो हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं, जो रिलेटिव साइड्स हैं उस ऑर्गन की और सिस्टम की, उसको सराउंड कर सकते हैं, ठीक है, उसको इन्वेड कर सकते हैं। तो इसके जरिए क्या होगा, जो कैंसर है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकता है। तो कैंसर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, इसको ग्रुप ऑफ डिजीजेस बोला गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको क्या बोला गया है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, कि जो सेल्स है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ठीक है, साइज में इंक्रीज करेंगे वो। क्लियर? अब एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन आप कंज्यूम करोगे, जो भी डाइट आप कंज्यूम करोगे, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स को नॉर्मल सेल की जगह कौन कंज्यूम करता है, ये एबनॉर्मल सेल। नेक्स्ट क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, जो सेल्स के नंबर हैं वो भी क्या होने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जितने सेल्स इंक्रीज होंगे उतना ही वो क्या करेंगे, अपना जो सरफेस एरिया है उसको और ज्यादा कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? स्प्रेड टू एडजेसेंट सराउंडिंग, उनके पास वाली जो सराउंडिंग है, ठीक है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स को स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है, अनदर ऑर्गन्स को स्प्रेड हो सकते हैं। वो सारा किसमें आएगा, हमारे कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। तो कैंसर के इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट की
डेथ, इवेंचुअली मतलब फाइनली, इवेंचुअली लीड्स टू डेथ, ठीक है, जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी डेथ हो सकती है। तो कैंसर इन शॉर्ट क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ दीज कंडीशंस, जिसमें क्या होगा, सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, उनका साइज एबनॉर्मली ग्रो करेगा, ठीक है, एबनॉर्मल इंक्रीज आएगा सेल्स के नंबर में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका सरफेस एरिया है सेल्स का वो उसको और ज्यादा क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही उनका साइज इंक्रीज होना शुरू होगा तो जो उनकी न्यूट्रिशनल नीड है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मल सेल की जगह पे जो न्यूट्रिएंट है वो कौन कंज्यूम करेगा, हमारे एबनॉर्मल सेल और कैंसरस सेल। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा, दे हैव द एबिलिटी, इनके पास इतनी एबिलिटी है टू कवर द एडजेसेंट सराउंडिंग की, जो उनके नियर बाय ऑर्गन्स हैं, उनके नियर बाय जो सराउंडिंग है वो उनको इजिली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, इवेंचुअली लीड्स टू डेथ, ठीक है। यही जो कंडीशन है, अब क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन राइज हो रही है, एबनॉर्मल सेल ग्रो कर रहे हैं, बाकी के ऑर्गन्स को इन्वेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी इजीली जो डेथ है वो हो सकती है। क्लियर। तो कैंसर की डेफिनेशन अगर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करें तो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी कैंसर क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज abnormal growth of cells, abnormal increase in the number of cells separate to adjacent surrounding, eventually leads to death. Next moves